अब आगे लगभग शाम का वक्त हो चला था। वहीं दूसरी तरफ सौम्या घर पर इस समय अपने रूम में बैठी अपने कपड़ों की हर मैचिंग को देख रही थी। उसके चारों तरफ सब सामान बिखरे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इनमें से क्या पहने क्या नहीं। तभी उसके फोन पर वीडियो कॉल आता है। वह देखती है तो उसके सारे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप कॉल था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कॉल उठाती है। सभी एक तरफ से चिल्लाते हैं तो सनाया अपने कानों पर हाथ रख लेती है। तभी प्रीता बोलती है, ओह होने वाली दुल्हन, आपका तो आज चेहरे का निखार ही कुछ अलग है। क्या बात है। तभी सौम्या मुंह बनाते भी बोलती है, यार हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे कोई चीज मैचिंग करें और कैसे पहने। तभी बरखा बोलती है, अगर ऐसी बात है तो कहिए हम भाई को वहां पर भेज दे। ये सुनते ही सौम्या उसे घुरती है। तभी शिवम बोलता है, तू बोल तो हम आ जाए, तेरी अच्छी खासी मैचिंग बना देते हैं। ये सुन सौम्या बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम सब शोर मेरे घर पर आओ, यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सारे के सारे काम कम करोगे और मेरा सर ज्यादा खाओगे। ये सुनते ही आरू जो कब से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी वह बोलती है, देख रही है ना बरखा, हमारी भाभी तो अभी से परेशान है, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद वो हमें अपने घर में ही घुसने ना दे। ये बोल सभी एक ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। पर यह सुनते ही सौम्या का चेहरा मुरझा जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वह हल्की दबाए आवाज में बोलती है, क्या सच में तुम्हें आरू ऐसा लगता है कि मेरे आने से मेरी ये दोस्ती खत्म होकर मैं तुम लोगों के साथ कोई नंद भाभी का रिश्ता रखूंगी और यार रखूंगी भी, तो क्या मैं इतनी बुरी भाभी हूँ। उसकी रोनी जैसी आवाज सुन बरखा चीखते हुए आयु से बोलती है, आरू तुझे अगर बोलना नहीं आता है ना तो थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। कुछ भी बोली जाती है। तभी आरू बोलती है, अच्छा अभी तो तुम सब मेरे बातों पर बड़ी हंसी दे रहे थे, अब क्या हुआ। बरखा सौम्या को समझाते हुए बोलती है, ऐसी बात नहीं है सौम्या, कहाँ तुम इस छिपकली की बातों को इतना दिल पर ले रही हो। ये तो कुछ भी बोलती है, इसके बातों का ना सिर होता है ना ही पाँव। ये सुनते ही आरू जो उसके बगल में ही बैठी थी वह बरखा को घूरते हुए बोला, क्या तुमने मुझे छिपकली बोला। ये बोले तकिया खींचकर उसे मारती है। उसके अचानक ऐसा करने से बरखा के बाल बिगड़ जाते हैं। ये देख बरखा अपने मोबाइल को एक जगह रख बोलती है, तू दिन पर दिन एकदम बदतमीज बनती जा रही है। ये बोल आरू के बाल खींच लेती है। आरू के बाल जो पहले से ही खुले थे और उसके खींचे जाने पर उसे एक जोर का दर्द होता है। ये देख वह वापस बरखा के बाल खींच लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। वही सौम्या के चेहरे पर हंसी आ जाती है और बाकी सभी हंसते हुए उन दोनों बिल्लियों का लड़ाई देख रहे थे, जो बहुत कम ही देखने को मिलता है क्योंकि बरखा ऐसे कभी उसे लड़ती नहीं थी, हमेशा ज्यादातर शांत ही रहती थी। तभी उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुन वहां पर वैभव आ जाता है और साथ में रचना भी। वैभव उन दोनों को छुड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों साथ। ये बोल वह आरू को पकड़कर पीछे खींचता है। वही रचना बोलती है, जरूर इसी में कुछ किया होगा। ये सुनते ही आरू चिका बोलती है, आपको तो सिर्फ अपने एक ही बेटी से प्यार है, अरे इसे पूछे, इसने मुझे छिपकली कहा। ये सुनते ही रचना बोलती है, छिपकली ही कहा है ना तो कौन सा तुम सच में छिपकली बन जा रही हो। आरू कुछ और बोल पाती तभी वैभव उस बात को संभालते हुए, अच्छा चुप हो जा, कोई तुझे छिपकली नहीं कहेगा। और तुझे इतना पता है ना, अगर तू छिपकली हुई तो छिपकली की बहन क्या हुई। यह सुनते ही आरू खुशी से वैभव के गले लग बरखा को जीभ दिखा देती है और बोलती है, अब क्या बोलेगी तू। ये सुनते ही बरखा कुछ नहीं बोलती और उसका अपना बाल बनाते हुए उसे घूरती रहती है। तभी फोन के बीच से प्रियांशु बोलता है, आरू तुझे पता है यदि छिपकली की बहन छिपकली हुई तो उसका पति क्या हुए। ये सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। उन सभी की आवाज में वैभव की नजर वीडियो कॉल पर जाती है, जहां पर सौम्या इस समय बिना दुपट्टे के ही बैठे अपना सिर नीचे किया अपने कपड़े इधर उधर कर रही थी। उसके चेहरे को देख वैभव एक पल उसे देखता है और फिर प्रियु को घूरते हुए बोलता है, तुम भूल गए होंगे, तुम्हें जल्दी सुबह उठना है। ये सुनते ही प्रियु बोलता है, सॉरी ब्रो, पर कल मेरी छुट्टी है क्योंकि आपकी सगाई है। ये कह वह तुरंत कॉल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे सभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वही रचना उन दोनों को घूरते हुए, चलो चुपचाप खाना खाओ। दोनों ही उठकर नीचे चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजावत परिवार में अब तक अधिराज अपने ऑफिस से आकर अपने स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर लगातार काम कर रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। अधिराज अंदर आने को बोलता है तो अंदर राधिका जी अंदर आती है। राधिका जी के हाथों में इस समय एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें कि डिनर लगा था। अधिराज अपनी चेहरा ऊपर करता है तो सामने उसे राधिका दिखती है। राधिका को खाना लेकर आया देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। अधिराज के चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते देख राधिका बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं आपके लिए खाना लेकर नहीं आ सकती। ये सुन अधिराज अपने लैपटॉप को टेबल पर रखते हुए उनकी तरफ देख बोलता है, आप कितनी मतलबी इंसान है, यह मुझे बहुत अच्छे से पता है, बिना मतलब के तो आप मेरे पास आई नहीं होगी। ये सुनते ही राधिका उसे घुरती है और एक चेयर खींच उसके सामने बैठ बोलती है, हाँ बहुत बड़ा मतलबी हूँ, क्या करूँ, जब बच्चे अपनी मनमानी करने लगे तो हर इंसान को ऐसा बनना पड़ता है। ये बोल थाली में से एक कवर तोड़ती है और अधिराज के मुंह में डाल देती है। अधिराज कुछ नहीं बोलता और खाने लगता है। तभी राधिका दूसरी कवर उसकी तरफ करती है तो अधिराज उनकी तरफ करता है तो राधिका अपने मुंह में खाना डाल देती है और बोलती है, पहले आप खा लीजिए, फिर मुझे नीचे सभी लोग के साथ डिनर करना है। आप तो हम सबसे इतनी दूरी बना चुके हैं कि हम सब न जाने कब एक साथ खाना खाए थे। ये सुनते ही अधिराज डोर की तरफ एक नजर करता है जहां इस समय विक्रम जी दरवाजे के आड़ से देख रहे थे। ये देख अधिराज बोलता है, दूरी आप सभी ने बनाया है, बस मैं उसे निभा रहा हूँ। तभी राधिका बोलती है, और यदि दूरी को मिटाना चाहे तो। ये सुन अधिराज बोलता है, जब इंसान एक लकीर खींच देता है तो मिटाने से वह कभी नहीं मिटता, उसे पर वह दाग रही जाता है और वही मेरे साथ है। फिर वह गिलास का पानी उठाकर पी लेता है जिसका साफ मतलब था कि उसे अब नहीं खाना। तभी अधिराज बोलता है, बोलिए आपको क्या पूछना है या क्या आदेश देना है, आपके लिए तो कुछ भी। ये सुन राधिका एक मुस्कान के साथ, क्या आरू को आप प्यार करते हैं। इतना उनके डायरेक्टर सवाल सुन अधिराज एक पल के लिए उन्हें घूरता है, फिर उन्हें देख अपने पैरों पर पैर चढ़ाते हुए बोलता है, क्या उसे छोड़ने का ऑप्शन है मेरे पास। ये सुनते ही राधिका उसे घूरती है और फिर बोलती है, कल वैभव की सगाई है। राधिका, आई नो, और आपको भी चलना है। तभी अधिराज बोलता है, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड की सगाई है तो मुझे जाना ही है। ये सुन राधिका एक गहरी सांस लेकर बोली, एक फ्रेंड के नाते नहीं, एक दामाद के नाते जाना है। ये सुन अधिराज उन्हें घूरता है तो राधिका खड़ी होकर बोलती है, अधिराज हम हमेशा से आपकी शादी आरू से करवाना चाहते थे, इसकी वजह क्या है हम यह आपको नहीं बताएंगे। फिर एक वजह यह भी है, मैंने हमेशा आपको आरू के प्रति एक झुकाव देखा है, नहीं तो आप जिस हिसाब से लोगों से दूरी बनाकर रखते थे पर आरू के साथ ऐसा नहीं था। एक वजह यह भी है, मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी, आप भी यह जानते हैं कि यह रिश्ता नहीं टूटेगा, आप तोड़ना चाहेंगे भी तब भी नहीं। रचना की भी बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा मान वहाँ रखेंगे। ये बोल वह चली जाती है। उनके जाते ही अधिराज चेयर पर टिक जाता है और वह आंखें बंद कर लेता है। उसे वो पल याद आता है जब आरू अपने बचपने और अपने जिद की वजह से उसे कहीं भी रोका जाता था या यूं कहा जाए जिस चीज के लिए रोका जाता था वह वही काम करती थी। वही अधिराज के साथ हुआ था। उसे हर कोई बताया था कि उसे अधिराज की तरफ नहीं जाना है, पर वह हमेशा उधर ही जाने का मौका ढूंढती थी। तभी एक दिन वह अपने हाथ में नकली रिवॉल्वर लेकर, शायद सभी बच्चे एक दूसरे के साथ चोर पुलिस खेल रहे थे। आरू जो करीब 9 से 10 साल की थी वह इस समय पुलिस बनी थी और सभी चोरों को खोज रही थी। हाथों में नकली पिस्तौल लिए वह चारों तरफ किसी सीआईडी की तरह घूम रही थी। वही सभी छुपकर उसे देख रहे थे। तभी आरू को जो वह सब कहीं नहीं दिखते तो उसके अंदर की क्यूरियोसिटी फिर से जाग जाती है और वह चारों तरफ देखकर वह अधिराज के कमरे की तरफ देखती है और धीरे धीरे किसी पुलिस की तरह छुपते छुपाते हुए जाने लगती है। वह दरवाजा खुलता है तो अंदर कोई नहीं होता, वह तुरंत अंदर चली जाती है। वह आज दूसरी बार आई थी, इससे पहले वह 2 साल पहले आई थी, लेकिन उसके बाद वैभव या किसी ने भी उसे उधर जाने से मना किया क्योंकि अधिराज को बिल्कुल नहीं पसंद था अपने घर में कमरे में उसकी प्राइवेट जगह पर कोई आए जाए। तभी आरू जब अंदर जाती है तो फिर से एक बार चारों तरफ देखने लगती है और वह सभी चीजों को छूने लगती है। तभी उसकी वजह एक बड़े से डेस्क पर पड़ता है। वह जाकर इधर उधर देख वह उसे खोलती है। वह उसे खोलती है तो उसकी आंखें चमक जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारा पेन और बहुत सारी कलर रखा हुआ था।
तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई चीज पर पड़ती है जो शायद गोल्डन कलर की घड़ी थी, या ये कहा जाए कि वह गोल्ड की ही घड़ी थी जिसमें छोटे छोटे डायमंड का बहुत ही खूबसूरती से कारीगर किया गया था। वह उस घड़ी को लेकर देखने लगती है, तभी पीछे से किसी की एक भारी आवाज आती है। कौन हो तुम? इतनी भारी आवाज सुन आरू के हाथ से वह घड़ी छूट जाती है और छुट्टे ही चकनाचूर हो जाती है, उसका शीशा टूटकर बिखर जाता है। वही पीछे अधिराज जो वॉशरूम गया था, बाहर आते ही उसकी नजर टूटे हुए घड़ी पर पड़ती है तो वह जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उसकी इतनी तेज आवाज सुन अभी जो सारे छिपते हुए आरू के पीछे आ रहे थे, क्योंकि आरू अधिराज के कमरे की तरफ जा रही थी। वह सभी डर जाते हैं। वही उसकी आवाज सुन नीचे से राधिका जी भी ऊपर आती है। वही तब तक उसकी इतनी तेज और आवाज सुन आरू डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है और उसके हाथ से वह बंदूक भी छूट जाती है। तभी अधिराज बोलता है, किसने कहा तुम्हें आने के लिए? किसने परमिशन दी तुम्हें आने के लिए? उसकी ऐसी गुस्से भरी आवाज सुन आरू की आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी अधिराज बोलता है, लगता है तुम सभी अपनी औकात भूल गए हो, इसलिए कहीं भी मुंह उठाकर चले जाते हो। कितनी बार सबको मना किया है मेरे कमरे में मत आया करो, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अधिराज का आज ये रूप देख आरू डर कर सहम सी जाती है। तभी अमित जो राधिका जी के साथ बैठकर काम कर रहा था वह भी ऊपर आ जाता है और आरू को देख अमित जी आरू को तुरंत अपने गले से लगा लेते हैं। वही आरू अमित जी से एकदम चिपक सी जाती है और रोते हुए बोलती है, पापा वो। वही राधिका भी आते हुए बोलती है, क्या हुआ अधिराज? तभी उनकी नजर उन टूटे हुए घड़ी पर पड़ती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि यह अधिराज की कीमती घड़ी थी जो उन्होंने किसी के लिए स्पेशली बनवाया था। इस उम्र में भी खुद की कमाई से बहुत सहेज के उन्होंने ये तोहफा तैयार किया था, पर आरू के आज लापरवाही से यह टूट गया था। वही अभिराज राधिका के पूछने पर चिल्लाकर बोलता है, आखिर इन सभी को यहाँ पर आने की परमिशन कौन देता है? मोम, मैंने कितनी बार आपसे कहा है ऐसे लोगों से कम ताल्लुकात रखा करिए। उसकी ऐसी बातें अमित को चुभ जाती है। वही राधिका जब एक नजर अमित का चेहरा देखती है तो थोड़े समझाते हुए थोड़े तेज आवाज में बोलते हैं, अधिराज ये क्या बात करने का तरीका हुआ? घड़ी थी टूट गई, किसी ने जानबूझकर नहीं किया। उनका इतना बोलना ही था कि अधिराज गुस्से में अपने टेबल पर रखे हुए सारे सामान को उठाकर एक झटके में पटक देता है। तब तक सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। अधिराज का इतना गुस्सा देख सभी एक पल के लिए सहम से जाते हैं। तभी अधिराज बोलता है, निकल जाए सभी के सभी यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करना है। और फिर आरू की तरफ मुंह घूमते हुए बोला, और तुम यदि तुम मुझे यहाँ पर दिखी ना तो याद रखना कि तुम्हारे साथ में क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। ये बोल जाते जाते फिर से वही रखे पॉट पर एक जोर से हाथ से वार करता है और वहां से चला जाता है। वही तब से आरू के अंदर अधिराज के प्रति एक डर ने घेर रखा था। वह अधिराज के उस रूप को देखने के बाद वह कभी भी अधिराज के कमरे की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करती थी और साथ में उसे अधिराज से डर लगने लगा था। ये सब याद आते हैं। अधिराज जो आंखें बंद कर उसे पल को याद कर रहा था वह अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है लगभग आधा घंटा बीत गया था। वह तुरंत वहां से उठता है और अपनी गाड़ी की चाबी ले बाहर निकल जाता है। वही सौम्या अपने घर पर इस समय सो रही थी। उसके मोबाइल पर न जाने कब से कॉल आ रहा था। लगभग कॉल आता है और चला जाता, पर लगातार कॉल बजने से उसकी आंखें खुलती है। वह मोबाइल उठाकर एक बार टाइम देखी है जो ज्यादा नहीं, रात के 11 बजे थे। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वैभव को कॉल देख वह तुरंत कॉल को रिसीव कर अपने कानों पर लगाकर बोलती है, क्या हुआ? आप इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हैं? ये सुनते ही वैभव बोलता है, नीचे आओ। ये सुन सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती है और वह बोलती है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? तभी वैभव बोलता है, रात के 11 बजे तुम्हें मजाक समझ में आ रहा है? ये सुनते ही सौम्या उठकर बैठ जाती है और वह अपने सिर पर हाथ मारते हुए अपना दुपट्टा लेती है और धीरे से दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके माँ पापा तक अपने कमरे में जा चुके थे। धीरे से वह अपने फ्लैट का घर खोलता है और बाहर निकल जाती है तो सामने वैभव अपनी कार से टिकट खड़ा था। ये देख उसके पास जाकर खड़ा होकर घबराते हुए बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह भी इतनी रात को? कल तो हम मिलने ही वाले थे ना। ये सुनते ही वह उसे खींचकर अपने गले से लगा लेता है। ये देख सौम्या समझ नहीं पाती और वैभव कसकर उसके कमर पर हाथ डाल उसे अपने और पास खींच लेता है। लगभग 2 मिनट बाद वह उससे दूर होकर बोलती है, क्या हुआ? तभी वैभव, तुम परेशान थी इसलिए मिलने चला आया। ये सुन पहले तो सौम्या कुछ समझ नहीं आता, पर तभी कुछ ही समय में उसे समझ आ जाता है कि जरूर उसने वीडियो कॉल पर उसे देखा होगा। ये सोच एक मुस्कुराहट के साथ बोली, तो फिर आप कॉल भी कर सकते थे। ये सुनते ही वैभव उसके बालों को पीछे करते हुए बोलता है, फील करने के लिए सिर्फ मोबाइल तो जरूरी नहीं है ना, उसके लिए तो पास होना जरूरी है। ये सुनते ही सौम्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी वैभव उसका हाथ पकड़ उसके पास आ जाता है। एपिसोड 77 आई लाइक यू मैसेज अधिराज सिंह राजावत आरू की जिद सगाई। अब आगे वैभव सौम्या से मिलने को जाता है। सौम्या छुपते छुपाते बाहर आई होती है। जब सौम्या को ये पता चलता है कि उसके अपसेट होने पर वैभव उसके पास आया है तो वह वैभव को देख बोलती है, तो आप फोन पर भी बात कर सकते थे। ये बात सुन वैभव सौम्या के पास आते हुए बोलता है, अब जो चीज फील करना हो वह फोन से थोड़ी ना हो सकता है। ये बोल सौम्या के हाथों को पकड़ उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर सामने चांद को देखते हुए बोलता है, सिर्फ 10 मिनट उसके बाद चला जाऊंगा। आज के बाद कल हमारे पास एक रिश्ता होगा, एक दूसरे के पास आने का। वह फीलिंग अलग होगी, पर इस फीलिंग को भी मैं थोड़े टाइम जीना चाहता हूँ। ये सुन सौम्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपना सर वैभव के सीने पर टिका देती है। वहीं दूसरी तरफ आरू कमरे में बैठी अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। जब से उसे मोबाइल मिला था तब से वह हर फ्री टाइम में या यूं कहा जाए वह मोबाइल में ही घुसी थी। मोबाइल की काफी शौकीन थी। पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, काम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो बचा मोबाइल। इसीलिए रचना जी ने सीधे सख्त सबको मना किया था कि कोई आरू को मोबाइल नहीं देगा। उसका पर्सनल मोबाइल नहीं था, वह बरखा की ही मोबाइल से अपना काम करती थी, पर बरखा भी उसे ज्यादा मोबाइल नहीं देती थी। पर आज उसका खुद का पर्सनल मोबाइल था। बरखा अपना सर पीटते पीटते सो जाती है, पर आज आरू फुल अवतार में थी, यह उसका मोबाइल है। लास्ट में थक हार कर बरखा की सुबह तक बात करेगी यह सोच सो जाती है। ऐसा नहीं था कि आरू सिर्फ मोबाइल में ही इतनी रात को जाग रही थी। दूसरा वजह यह भी था कि जाने अनजाने में ही उसे सिर्फ कुछ ही दिनों में अधिराज की आदत हो गई थी। उसके बिना उसे अजीब सा लगता था, नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने आप को इस मोबाइल में ही झोंक दिया। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था। कॉल पर आईडी को देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। कॉल आईडी पर माय हब्बी लिखा हुआ था जो कि आरू ने सुबह ही पढ़ा था। तभी फिर से कॉल रिंग होता है। दरअसल आरू उस कॉल को इग्नोर कर रही थी। तभी जब फिर से उसे कॉल आता है तो वह लंबी सी मुस्कुराहट लिए उस कॉल को रिसीव कर नींद में होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, हेलो। ये सुन उधर से अधिराज उसे थोड़े भारी और सख्त आवाज में बोलता है, मेरे सामने नाटक करने की सोचना भी मत, मुझे अच्छे से पता है तुम इस समय क्या कर रही हो, और मोबाइल में गेम खेलना बंद करो और नीचे आओ। ये सुनते ही आरू को तो जैसे झटका लगता है। वह एक बार चारों तरफ अपने ही रूम में बाहर नजर दौड़ाने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिराज ने यहाँ पर कोई कैमरा लगवाया हो। पर जब उसे पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है तो वह अपने मोबाइल को देखती है जो अब तक फोन कॉल कर चुका था। ये देख वह एक गहरी सांस लेती है। तभी उसे अधिराज की कही हुई बात याद आती है और वह तुरंत उठकर बालकनी में जाकर झांकती है तो एक कार खड़ी थी और कार के सामने उसे कुछ नहीं दिख रहा था। ये देख आरू अपना एक साल उठाती है, खुद को कवर कर बाहर निकल जाती है। ठंड काफी थी। आरू जैसे ही बाहर जाती है तो उसे कार की दूसरी तरफ एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वह अधिराज के पास जाती है और खड़ी हो जाती है। तभी सामने देखती है तो अधिराज के हाथों में इस समय सिगरेट थी। ये देख आरू के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो जाते हैं और वह अपनी उस नीली नीली आंखों से उसे घूरने लगती है। अधिराज अपनी नजर दूसरे तरफ कर आरू को देखता है। उसे ऐसे टुकुर टुकुर देखते देख अधिराज के चेहरे पर एक न बयां करने वाली सुकून से आ जाती है। वह अपने अतीत की यादों में खोया था तो उसे आरू का वह रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था।
जो उसके डांटने पर वह कितनी रोई थी। उसके बाद से जब तक वह राजवंश हाउस में रहा, तब से आरू घर में तो आती थी, पर जब भी अधिराज को देखती थी वह सहम कर छुप जाती थी। ये बात अधिराज ने अच्छे से हमेशा नोटिस की थी, पर उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि यह लड़की उसकी जिंदगी में आएगी। उसे तब से ही बेचैनी सी होने लगी थी और वह आरू से मिलने चला आया। वह आरू की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो आरू 2 कदम पीछे हो जाती है। अधिराज उसे घूरने लगता है, तभी वह फिर से एक कदम आगे बढ़ता है तो आरू फिर से 2 कदम पीछे हो जाती है। ये देख अधिराज अपने माथे को अपने हाथों से रगड़ रहा था, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो। तभी अधिराज कुछ बोलने को होता है कि आरू डरकर अपने कदम पीछे कर जाती है। ये देख अब अधिराज को इरिटेट हो रहा था। वह गुस्से में बोलता है, आरू आरू नाम में सिर हिलाती है। तभी अधिराज गुस्से में बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ आरू, जानती हूं ना मेरा गुस्सा कैसा है। ये सुन आरू को अधिराज के प्रति अपना वह डर याद आ जाता है। एक पल के लिए वह वही जम सी जाती है, पर अगले ही पल उसे अपना वह केयरिंग पति याद आता है। ये याद आते ही वह फिर से जिद से आगे नहीं बढ़ती। ये देख अधिराज अब गुस्से में जैसे ही उसे कुछ कहने को होता है, उसे याद आता है कि यह सामने खड़ी चुलबुली सी जिद्दी सी लड़की कहीं ऐसा ना हो उसके कुछ कहने से यह घर में ही भाग जाए। तभी उसे याद आता है तो वह अपने हाथों में पकड़े सिगरेट को वहां जमीन पर फेंक देता है और आरू उसे ऐसे ही देखते रहती है। अधिराज एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगा, इस बात का ध्यान दूंगा। ये सुनते ही आरू उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है। अधिराज उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और वह अपनी आंखें बंद कर उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वही आरू भी उसके सीने से लग जैसे एक सुकून में थी। अधिराज के दिल में जो एक तूफान सा छाया हुआ था उसे भी अब एक स्थिरता मिल जाती है। अधिराज उसके बालों को हल्का हल्का सहलाने लगता है तो आरू अपना चेहरा ऊपर कर उसे देख बोलती है, मुझे नींद आ रही है। ये सुन अधिराज उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कार को खोल उसका सीट पीछे कर खुद कार की सीट पर लेट उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और सुकून से आंखें बंद कर लेता है। दोनों के ही बीच एकदम खामोशी थी। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पर दोनों के ही जज्बात और दिल एक दूसरे की भाव को समझ जाते हैं। दोनों का ही दिल एक दूसरे के पास आने के लिए तड़प सा रहा था। वही अधिराज आंखें बंद कर सुकून से लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही लेता था। जब देखता है आरू अब तक काफी देर से उसके बाहों में ही सो रही है। ये देख वह उसका चेहरा अपने हाथों में ले ऊपर करता है और उसे देखते हुए बोलता है, आई डोंट नो, जो होना था वह हो चुका है। मैं यह मानना तो नहीं चाहता था, जो मुझे किसी और के साथ नहीं मिला वह सुकून तुम हो। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज बनती जा रही हो। मैं यह नहीं जान या कभी समझ पाया कि मैं कभी तुम्हारे आगे खुद को हार मान पाऊंगा, पर यह सच है। लाइक यू मिसेज अधिराज सिंह राजावत। मुझे नहीं पता कि प्यार होता है या नहीं, प्यार जैसे शब्दों से मेरा भरोसा उठ चुका है, पर तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। ये बोल उसे बाहों में समेट लेता है। वही लगभग 1 घंटे बाद उसके कार का कोई दरवाजा खटखटा है। अधिराज कार ओपन करता है तो सामने वैभव उसे देख रहा था। उसको खुद को ऐसे देख अधिराज उसे आंखें उचका देता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो। वैभव दांत पीसते हुए धीरे से बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती कि यह हमारा मोहल्ला है, यहाँ पर इस तरीके से आकर अपनी मनमानी दिखाओगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें कोई कुछ कहेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरी मां अगले ही दिन तुम्हारा तलाक करवा देगी। ये सुनते ही है अधिराज उसे घुरते हुए, वैसे तुम कहाँ थे इतनी रात को। ये सुनते ही वैभव अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है तो अधिराज उसे घुरते हुए, जब खुद इस नाव में सवार हो तो अपनी बकवास बंद करो और इसे घर के अंदर सुलाओ। ये सुनते ही वैभव से घूरकर आरू को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से चला जाता है। अधिराज भी कुछ देर बाद चला जाता है। अगली सुबह आज सगाई थी। सगाई की रस्में ग्रेवाल हाउस से ही थी। रचना जी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर उनके घर में उनकी बेटी की सगाई थी। दुनिया की नजर में आरू की शादी तो हुई ही नहीं थी। आज घर के बड़े बेटे की शादी थी तो उन्होंने पूरे जोर जोर से अगल बगल सभी लोगों को न्योता दिया हुआ था। बाहर उनकी जितनी भी एरिया थी वहां पर अच्छे खासे टेंट लगे हुए थे। एक तरफ हलवाई अपना काम कर रहा था तो दूसरी तरफ घर की सजावट का काम चल रहा था। धीरे धीरे कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी आने लगे थे। वही प्रियांशु, प्रीत, श्रुति तो तीनों के तीनों ही वहां पर पहले ही टपक पड़े थे, जो घर के माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहा था। वहां पर अब तक शिवम भी आ चुका था। एपिसोड 78 आरू एंग्री। अधिराज का गिरवाल हाउस आना, मधु विराज का आना। अब आगे गिरवाल हाउस में अब तक सगाई की तैयारी जोरों शोरों से हो चली थी। रचना जी ने हर वह कोशिश की थी कि उनके बेटे की सगाई एकदम परफेक्ट हो। वही बाहर अच्छा खासा सारी तैयारी की गई थी। लड़की वाले भी आज यहीं पर आने वाले थे। वही अंदर सभी अपनी मस्ती के साथ साथ काम भी कर रहे थे। वही आरू अंदर बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी और सामने पड़े पैकेट को बेहद सर्द नजरों से घूरे जा रही थी। वही प्रियांशु, प्रीता, शिवम, बरखा, श्रुति सभी के सभी उसे ही गोल घेरा बनाकर देख रहे थे कि आरू का क्या रिएक्शन होगा। वही आरू अब रोने ही वाली थी कि प्रियांशु उसके पास जाकर बैठकर उसके पीठ सहलाते हुए, मेरी जान इतना भी कोई बड़ा मिशन नहीं है, तुम ये कर सकती हो। मुझे पता है तुम इस टास्क को पूरा कर एक विजय हासिल कर सकती हो। ये सुन आरू उसे घूरती है तो वही श्रुति हंसते हुए बोलती है, मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है, मैं तो बेसब्री से इंतजार करूंगी कि तू इसे पहने। ये सुन आरू एक नजर उस बॉक्स को देखते हुए बोलती है जिस पर एक कपड़ा रखा हुआ था। तभी अंदर आई हुई रचना जी जब उसे उठाकर देखती है तो वह देख तो बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर ड्रेस है, ये किसकी है। ये सुन प्रीता बोलती है, आंटी यह आरू की ड्रेस है। ये सुन वो हैरानी से बोलती है, आरू की ड्रेस इसने खरीदा। वह हैरान हो जाती है। तभी श्रेया बोलती है, नहीं आंटी, इसे किसी और ने नहीं, भाई ने भेजा है। ये सुनते ही रचना की हंसी निकल जाती है, पर खुद की हंसी को कंट्रोल कर वह चुपचाप उस ड्रेस को वहां रखती है और यह कहकर निकल जाती है कि तुम सभी जल्दी नीचे आओ, कुछ देर में सौम्या भी आने वाली है। उनको इस तरह बचते निकलते देख सभी हंसने को होते हैं, पर आरू की घुरती नजर देख चुप हो जाते हैं। दरअसल यह आउटफिट सुबह ही आरू के पास पार्सल आया था। ये कपड़ा पूरा लॉन्ग फ्रॉक सूट जो कि ऊपर से कॉलर वाला था, पूरे हाथ का भरका और लॉन्ग था, जिससे वह पहनेगी तो सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आने वाला था और वह जो हमेशा एक फ्रीडम कपड़े पहनी थी, क्योंकि उसे इतना भारी कपड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। वही अधिराज के लिखे नोट में साफ था कि उसे यही पहनना है। आरू एक गहरी सांस लेकर बोलती है, आरू किसी के लिए नहीं बदलती। यह बोल वह उस कपड़े को उठाती है और उसे अलमारी में रख देती है। ये देख श्रुति कुछ बोलने की होती कि प्रिय बोलता है, क्या तुम सब मरना चाहती हो, चुपचाप यहाँ से निकल लो, चलो हमारी सौम्या भी आने वाली है। सभी नीचे चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर राजावत फैमिली के लोगों की भी गाड़ी आती है। हर कोई जानता था कि यह सभी लोग राजावत फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो उनका तो आना ही था। पहले दादाजी दादी, फिर शिल्पा भी अपना मुंह बनाते हुए उतरती है और एक नजर घर के सामने देखते हुए बोलती है, डिस्गस्टिंग लोग। फिर पूजा भी अपने हाथ की एक खाल लिए बाहर निकलती है। राधिका जी भी बाहर निकलती है। सभी लोगों का स्वागत डोर पर खड़े ब्रिजेश जी और अमित जी करते हैं। बाहर के ही लॉन में बहुत अच्छी से चेयर लगाई गई थी। तभी पीछे के रास्ते से एक गाड़ी और रुकती है। वो कार ओपन होता है तो उसमें से पूनम जी, उनके पति केशव और सौम्या तीनों ही उतरते हैं। वही पीछे शिवम और प्रिया दोनों ही पहुंच गए थे और सौम्या को लेकर दूसरी तरफ से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि रचना जी ने कहा था, वह जानती थी कि लोग बातें बना सकते हैं। पहले ही बातें बना रही थी कि लड़की वाले के घर पर लड़के वालों को जाना चाहिए, पर यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। पर रचना जी ने सभी का मुंह ये कहकर चुप कर दिया था कि मेरी बहू मेरी ही घर आने वाली है, तो शादी के बाद क्यों, वह शादी के पहले भी आ सकती है। कोई कुछ नहीं बोलता। हर कोई जानता था रचना कितनी तेज जुबान की है। वह अच्छे अच्छे लोगों की अपनी बातों से जुबान बंद कर देती थी, तो कोई उससे बहस नहीं करता था, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि उससे बहस में कोई जीत ही नहीं पाता था। वही वैभव के कमरे में इस समय वैभव अपनी शेरवानी पहन खुद को आईने में देख रहा था और खुद के बालों को बना रहा था, फिर बिगाड़ रहा था। जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने बाल का स्टाइल कौन सा रखे।
वही बैग पर बैठा प्रीतम उसे देख चिपते हुए बोलता है, अरे बस कर, लड़का है तू, कोई लड़की नहीं है कि यह बाल बनाऊं या वह बाल बनाऊं, या तो इधर उधर, या तो उधर जाए या तो ऊपर की तरफ जा, 3 ऑप्शन है और तू कब से मुझे पकाया हुआ है। वैभव जो पहले ही बहुत ज्यादा घबराहट में था, तो प्रीतम को घूरते भी बोलता है, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा कि इन सब मामले में कितनी घबराहट होती है। तब मैं तुझसे पूछूंगा। उसकी यह बात सुन प्रीतम बदबदाते हुए बोलता है, ये तो इस जन्म में इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी प्रीतम बोलता है, यार यह अधिराज अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसे तेरी शादी में नहीं आना है? ये सुनते ही वैभव हंसते भी बोलता है, मेरी शादी में आए चाहे ना आए, पर यदि इस घर का दामाद नहीं आया तो पक्का मेरी माँ इस बार उन राजावत को छोड़ने वाली नहीं है। ये सुन प्रीतम हंसने लगता है। लगभग सभी लोग बाहर बैठ चुके थे। रचना जी भी बार बार पीछे देख रही थी। तभी एक गाड़ी आती है और गाड़ी रुकते ही उसमें से एक औरत जिसकी उम्र यही करीब 40 साल होगी वह उतरती है। वह लड़की देखने में बिल्कुल भी 40 की नहीं लगती थी, कोई उसे यही कह सकता था कि वह 30 या 32 की होगी। उसी के साथ एक आदमी और भी उतरता है, देखने में वह भी बेहद हैंडसम था। वह दोनों को उतरते देख रचना उठकर खड़ी हो जाती है और वह लड़की जाकर रचना के पैर छूकर उसके गले लगाते हुए बोलती है, कैसी हो आप भाभी? रचना की आंखें छलक आती है और वह उस औरत का चेहरा हाथों में पकड़ बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मधु नम आंखों से बोलती है, मैं ठीक हूँ भाभी। तो उनके बारे में जान लेते हैं। यह है मधु ग्रेवाल, राजन जी की इकलौती सबसे छोटी बेटी और आरू की बुआ। इनसे जुड़े हैं पास में कुछ राज जो हमें धीरे धीरे आगे कर ही पता चलेगा। वही उनके साथ उनके हस्बैंड विराज सिंह जो उम्र से तो 42 साल थे, पर वह भी देखने में आज भी 35 से 36 साल के ही लगते थे। वही विराज चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रहा था। तभी अचानक कोई आकर उसे भूम करके डरा देता है। विराज तुरंत सीधे होकर पीछे देखता है तो वहां पर प्रियांशु खड़ा था और उसे देख जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख विराज अपनी चश्मे को एडजस्ट कर उसे घूरता है और फिर जाकर राजावत परिवार में दादा दादी के पैर छूता है। बाकी अजीत से जाकर मिलता है। अजीत उसका दोस्त था। वही मधु की नजर पूजा पर जाती है तो वह भी उससे मिलती है। मधु एक बार चारों तरफ पूरे घर को देखती है तो रचना बोलती है, कुछ देर में सगाई शुरू होने वाली है, उसके बाद हम बात करेंगे। कुछ देर बाद वैभव स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है जहां पर लगाया गया था। वही सौम्या को भी अब तक तैयार कर दिया गया था। बरखा बड़ी खूबसूरती से उसे तैयार कर रही थी और वही आरू हर नुक्स निकालकर उसे सब कुछ सही करने को बोल रही थी। पहले तो बरखा कुछ चिढ़ हो रही थी, पर बाद में यार बताए जाने से वाकई में सौम्या का हर लुक बेहद फैंटास्टिक लग रहा था। तभी पंडित जी मुहूर्त के समय को बताते हैं तो पूजा उठकर खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। वही बरखा आरू को देखते देखते हुए बोलती है, अब जाकर तुम भी तैयार होने का कष्ट करो। आरू मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वही दूसरी तरफ सभी मेहमान लगभग आ चुके थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। वह गाड़ी में पीछे की गाड़ी से आए हुए एक बॉडीगार्ड गाड़ी उतरता है और आगे की गाड़ी का गेट खोलता है। तो उसमें से अधिराज ब्लू रंग के 3 पीस सूट में बाहर निकलता है। उसकी पर्सनैलिटी एकदम वहां पर खड़े लोग देखते ही रह जाते हैं। बेहद हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहा था, पर चेहरे पर अभी भी वही शून्य भाव के इमोशन जो उसको एक खतरनाक लुक देते थे। वही उसके अगल बगल 2-4 बॉडीगार्ड बंदूक लिए खड़े थे। सभी पीछे देखते हैं। अधिराज अंदर जाने लगता है और उन बॉडीगार्ड को यही रुकने का इशारा करता है। वही वैभव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अधिराज वहां जाता है तो अमित और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अब इसे इज्जत देना कहीं या कुछ और, ये तो वही जानते थे। उनके खड़े होने पर अधिराज और सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ उन्हें नमस्ते करता है। ये देख सभी की आंखें फटी रह जाती है। वही राधिका नाम सिर से हिलती है क्योंकि उन्होंने छुपकर उसे प्रणाम बोलने को बोला था, पर फिलहाल में वह गहरी सांस लेती है कि उसने इतना तो किया। वही अधिराज जाकर सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी सभी की नजर दूसरी साइड जाती है जहां से सौम्या, जिसने एक ग्रीन कलर के बेहद ही खूबसूरत सी लहंगे में बाहर आ रही थी, उसी के अगल बगल बरखा और प्रीता खड़े थे। सबकी नजर उधर ही रहती है। पूनम जी जब सौम्या को ऐसे देखती है तो उनकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। तो केशव उनके कंधे को थपथपा देते हैं। वैभव तो बस एक टक सौम्या को देख रहा था जो बेहद ही सादगी में पर बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, कान में बड़े बड़े झुमके, गले में एक सुंदर सा हार, हाथों में चूड़ियां, होठों पर लाल लिपस्टिक जो उसकी सुंदरता को निखार रहा था। थोड़ी ही देर में वो स्टेज पर पहुंच जाती है। तभी पंडित जी सगाई की रस्म में शुरू करने के लिए बोलते हैं तो रचना जी इधर उधर देखने लगती है। तभी आरू बोलती है, माँ आप जो खोज रही है वह मेरे पास है। सभी उस तरफ देखते हैं तो सभी की हंसी निकल जाती है। एपिसोड 79, तेरी शादी एक बच्ची से हो गई है, एक खुद माफ विराज को धमकी। अब आगे रचना जी इधर उधर देखती है तो उन्हें आरू की आवाज आती है, माँ आप जो खोज रही है वह मेरे पास है। दरअसल रचना ने बरखा को अंगूठी दी थी, पर बरखा उसे सौम्या को तैयार करने में वह अंगूठी की जिम्मेदारी आरू को दी थी। वही आरू के बोलने पर उनकी नजर जब आरू पर जाती है तो वह उसे देखते ही रह जाती है और बाकी श्रुति, प्रियांशु, शिवम, बरखा, बाकी सभी की हंसी निकल जाती है और जितने लोग आरू को जानते थे। दरअसल आरू ने वही ड्रेस पहनी थी जो उसे अधिराज ने भिजवाई थी। वह उसे पहनना तो नहीं चाहती थी, पर न जाने क्यों उसका बार बार मन इस ड्रेस पर जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे वह ड्रेस पसंद थी और यह भी नहीं था कि उसे अधिराज का डर था, पर बात सिर्फ इतनी थी कि अधिराज ने उसे पहली बार कोई ड्रेस गिफ्ट किया था, इसलिए वह नहीं चाहते हुए भी उस ड्रेस को पहनती है। उस ड्रेस में एकदम परफेक्ट लग रही थी। ब्लू कलर का लॉन्ग अनारकली सूट जो बेहद खूबसूरती से उसमें वर्क किया गया था और वह बिल्कुल उसकी परफेक्ट साइज का था, पर पूरी तरह से लॉन्ग पूरी कवर था। उस पर आरू ने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था जो पूरी उसकी पीठ पर बिखरी हुई थी और कुछ बाल आगे आ रहे थे। सिंदूर तो सभी के कहने पर वह छुपा कर ही लगाती थी, पर उसका मंगलसूत्र भी उसके सूट में छुप गया था। तभी रचना जी जो अपने बेटी की मां मन ही मन में बलाया ले रही थी क्योंकि आरू ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती थी। वह अपने होश में आती है और अंगूठी लेते हुए उसे स्टेज पर चलने के लिए बोलती है। रचना एक थाली में रख वह उसे आरू को दे देती है। आरू जो थाली में अंगूठी लिए जल्दी जल्दी स्टेज पर जा रही थी, वह किसी के पैरों से टकरा जाती है। वह गिरने की होती है कि खुद को संभाल लेती है और चिढ़कर बोलती है, कौन है बे जो पैर फैला कर बैठा है, दिखाई नहीं देता क्या? ये बोल जैसे ही देखती है उसकी आंखें ही बाहर होने को थी क्योंकि किसी और का नहीं अधिराज का पैर था। आरू की सूरत एकदम रोने वाली बन जाती है। वही राधिका भी उसे बुरी तरह से घूर रही थी। वही पूजा की तो हंसी निकल गई। वही शिल्पा मन ही मन बोलती है, चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन ले पर अपनी जबान से बिल्कुल गवार रहेगी। वही कुछ देर बाद स्टेज पर पंडित जी के कुछ मंत्र के बाद दोनों ही अंगूठी एक्सचेंज करते हैं। वही वैभव उसे अंगूठी पहनाता है। उसे अंगूठी को देखते ही सौम्या हैरानी से वैभव को देखने लगती है। दरअसल वह अंगूठी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी जो सौम्या ने एक बार बात में बरखा से यह कहा था कि उसे मोतियों की अंगूठी बहुत पसंद है। दरअसल ये कोई आम मोती नहीं, काफी ज्यादा महंगी थी। सौम्या के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरानी भी थी क्योंकि वैभव के बजट के हिसाब से भी वह बहुत ज्यादा कीमती थी। ये देख वैभव उसे आंखों से ही इशारा करता है तो सौम्या सब कुछ भूलकर वह मुस्कुरा देती है, पर वही पूनम जी का चेहरा उतरा हुआ था जिसे देख वह समझ जाता है क्योंकि उनके हाथों में एक गोल्ड की अंगूठी थी जो बहुत ज्यादा कीमती नहीं, मात्र 8 या 10 हजार की थी। वैभव पूनम से बोलता है, माँ जल्दी करिए नहीं तो सगाई के लिए लेट हो रही है और आपको पता है ना कोई भी काम मुहूर्त पर नहीं होता है तो फिर हर चीज अपशगुन हो जाता है। फिर हो सकता है या आपकी भोली बेटी मेरे सर पर नाचे। उसकी यह बात सुनते ही सभी वहां पर हंसने लगते हैं। सौम्या आंखों से उसे देख घूरने लगती है। वही रचना भी वैभव के इशारे को बहुत अच्छे से समझ जाती है। वह तुरंत पूनम से बोलता है, पूनम जल्दी करो। पूनम उस अंगूठी को दे देती है तो सौम्या उस अंगूठी को वैभव को पहना देती है। ऊपर से फूल गिरने लगते हैं और तालियां की गड़गड़ाहट वहां पर गुंज जाती है। वही शिल्पा ये देख बोलती है, मिडिल क्लास फैमिली की बेकार सी पसंद आई। दरअसल ये कमेंट्स उनका अंगूठी देखकर था, उन्हें लगा वैभव की अंगूठी कोई नॉर्मल सी अंगूठी है। दादी जो कब से उसी के बगल में बैठी उसकी बड़बड़ाहट सुने जा रही थी, वह शिल्पा को देख बोलती है, शिल्पा इस बार तुम्हारे भाई का फोन आया नहीं, तुमने उसे पैसा भेजा या नहीं? अरे वह क्या है ना कुछ ज्यादा ही किटी पार्टी करता है।
शिल्पा दादी की यह टोन न देख चुप हो जाती है और उन्हें गुस्से में देखती है तो दादी जी उसे घूरती है तो वह अपना चेहरा पे खिसियानी सी मुस्कुराहट से बोलती है, क्या माँ आप भी यह बोल वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये सबसे कमजोर नस थी शिल्पा की जो दादी हमेशा उसे दबाती थी क्योंकि शिल्पा हर महीने अपने भाई को पैसा भेजती थी जो एक नंबर का अनाड़ी अयाश चाहे जो कर लो वह था। अब इतने से ही सोचा जा सकता था कि जिस भाई को बहन के पैसे की जरूरत होगी तो शिल्पा कैसे घर से बिलोंग करती होगी। वही इन समय अधिराज की नजर तो सिर्फ आरू पर ही टिकी थी। वही आरू अपनी नजरें चुरा स्टेज पर सौम्या के और वैभव के बीच में बैठी हुई थी जैसे कोई बच्ची हो, अब कोई उसे रोके भी कैसे क्योंकि वह तो अपने मन की करती थी। वही धीरे धीरे सभी लोग उन दोनों को गिफ्ट देते हैं। राधिका जी भी स्टेज पर जाती है और सौम्या के गालों पर हाथ रखते हुए बोलती है, गॉड ब्लेस यू आप बहुत सुंदर है। ये सुन सौम्या मुस्कुराकर उनके पैर छू लेती है तो राधिका उसे एक बॉक्स देती है। बॉक्स देखने में ही बाहर से बेहद कीमती लग रहा था। वही शिल्पा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वह बॉक्स देखकर ही समझ गई थी उसमें क्या है। क्योंकि जब उस गिफ्ट को राधिका जी दादी को दिखा रही थी तो शिल्पा देखी थी पर उसे यह नहीं पता था कि यह किसे देने वाली है। वह मन ही मन बोलती है, इन गरीबों की तो लॉटरी लग गई। अमीर परिवार में शादी क्या कर लिया, यहाँ तो हीरो का सामान दिया जा रहा है। वही ये देख रचना को अच्छा नहीं लगता। वह कुछ बोलने की होती है कि राधिका पहले ही रचना के भाव देखकर समझ जाती है क्योंकि इतने सालों में भले ही उसने रचना की करवाहट झेली थी पर उसे रचना के हर नेचर से वाकिफ थी। वो रचना के कहने से पहले ही बोल पड़ती है, गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है और यह मेरा प्यार से दिया हुआ आपके लिए गिफ्ट है क्योंकि आप वैभव की होने वाली पत्नी है और वैभव हमारे लिए हमारे बेटे के जैसे है। ये बोल वह राधिका रचना को एक नजर देख स्टेज से उतर जाती है। वही दादी पूजा शिल्पा सभी लोग दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तभी आरू की नजर एक शख्स पर जाती है जो नीचे चेयर पर बैठे सभी के जाने के बाद खुद का इंतजार कर रही थी। तभी आरू की नजर उस शख्स पर जाती है तो वह चीख पड़ती है। उसकी चीख सुन सभी घबरा से जाते हैं पर तभी आरू दौड़ते हुए उस तरफ जाने लगती है और वह अपने ही कपड़े में फंस गिरने की होती है कि वही बैठा अधिराज उसे गिरते समय ही उसकी कमर में हाथ डाल उसे रोक देता है। सभी ये देख अधिराज और आरू को देखने लगते हैं। अधिराज आरू के बेहद करीब था पर आरू की नजर तो कहीं और थी। सभी लड़कियां अधिराज और आरू को इस तरह देख रही थी। तभी अधिराज के हाथ को झटके में आरू छुड़ाती है और जाकर सामने खड़ी लड़की यानी कि मधु के गले लग जाती है। उसके गले लगते ही मधु भी उसे कसकर पकड़ लेती है। वही आरू चिल्लाते हुए, बुआ आप आए हो, आई डोंट बिलीव इट, ये बोल उन्हें लेकर गोल गोल घूमने लगती है। उसकी खुशी बता रही थी कि वह अपनी बुआ को देखकर कितनी ज्यादा खुश है। वही अधिराज अपने उस हाथ को देख रहा था जिसे वह बड़ी बेतरफ से छुड़ाकर भाग गई थी। वही उसके बगल में खड़ा प्रीतम को हंसी आ रही थी कि जो लोग अधिराज के पास जाना चाहते हैं ये लड़की उसे कोई भाव ही नहीं देती। तभी वह अधिराज के पास जाकर धीरे से बोलता है, तेरी शादी एक बच्ची से हो गई है, अभी बात तुम मान ले। अधिराज उसे घूरता है तो प्रीतम उसका हाथ पकड़ खींचते हुए स्टेज पर ले जाता है। सौम्या जब अधिराज को देखती है तो एक पल के लिए अपने नजरें इधर उधर करने लगती है क्योंकि अधिराज की शख्सियत आज भी लोगों की नजर में वैसी ही थी जो बात करना तो दूर उसे देखने में भी लोगों को डर लगता था। वही वैभव के पास अधिराज जाता है और उसे देख गले लगाकर उसे कंग्रेचुलेशन करता है। वही प्रीतम सौम्या के पास जाकर उसे एक छोटा सा बॉक्स देकर बोलता है, भाभी जी यह मेरे और अधिराज की तरफ से कुछ आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे देखेगी और संभाल कर रखेंगी। आप हमारा ये स्पेशल गिफ्ट समझकर जरूर देखेंगे। सौम्या मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। वही वैभव मन में सोचता है, स्पेशल गिफ्ट नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ इन दोनों ने गड़बड़ की है। ये दोनों कब से इतने गरीब हो गए जो दोनों ही मिलकर मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, जरूर कुछ तो बात है। पर फिर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। वही नीचे मधु भी आरू के सर को चूमते हुए बोलती है, पहले मुझे अपने बेटे बहू से मिलने दो फिर हम बात करते हैं। ये सुन आरू हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, वैसे आपके पतिदेव आए हैं। ये सुनते ही पीछे से किसी की खांसने की आवाज आती है। आरू पीछे देखती है तो वहां पर अपने फूफा जी यानी कि विराज को देख वह अपने आईब्रो उचका लेती है और वह उनके सामने जाकर उनके पास जाकर बोलती है, वैसे कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर आकर। वही आरू शिवम भी उनके आगे पीछे तनकर खड़े हो जाते हैं जैसे आज उन्हें कोई डर ही ना लग रहा हो। ये देख विराज बोलता है, भूलो मत कि मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ और कल तुम लोगों को वहीं पर मिलने वाला हूँ। ये सुन आरू उन्हें घूरते हुए, भूलिए मत कल का कल देखेंगे पर आज आप हमारे शिकंजे में हैं, सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सुन तो विराज की हालत ही खराब हो जाती है। आइए जान लेते हैं विराज के बारे में। नोट, मुझे याद नहीं कि मैं इतने चैप्टर में प्रिंसिपल का नाम बताया था या नहीं और यदि नहीं बताया था तो यही नाम आप सभी समझना। विराज कोई और नहीं मधु के हस्बैंड यानी कि आरू के फूफा जी और आरू के कॉलेज के प्रिंसिपल जिसे आरू बात बात पर उनकी वाइफ की धमकी देती थी यानी कि खुद की बुआ की। इसी वजह से प्रिंसिपल सर आरू से 4 कदम दूर रहते थे क्योंकि आरू एक का 4 लगाने में माहिर थी और मधु के लिए तो आरू की कई सारी बातें ही मायने रखती थी और बेचारे विराज की बोलती बंद करवा देती थी। विराज को आज भी याद आता है जब आरू ने उसके और ममता की क्लोज फोटो भेजी थी जिसमें कि विराज की कोई गलती नहीं थी, ममता ही उससे चिपक रही थी। अब विराज था ही इतना हैंडसम पर आरू ने वह फोटो मधु को भेजी थी। तब मधु ने पूरे 15 दिन तक उससे बात नहीं की थी और साथ में सजा के रूप में बेचारे को सुबह और शाम का खाना बनाना पड़ता था क्योंकि मधु का ये सजा था। ये याद आते ही वह आरू से रिक्वेस्ट टोन में बोलता है, यार क्यों खुद के ही बुआ और मेरा डिवोर्स करवाना चाहती हो। ये सुनते ही आरू एक तिरछी स्माइल के साथ, मेरी बुआ इतनी हैंडसम है ना कि उनके आगे पीछे न जाने कितनों की लाइन लग जाएगी, बस आप उसे छोड़िए तो सही। यह सुनते ही विराज हाथ बढ़ाते हुए, चलो ठीक है डील, तुम्हारी एक गलती माफ, अब तो मुझे बचा दो। ये सुनते ही आरू और सभी एक दूसरे को देखते हैं और जैसे आंखों ही आंखों से कुछ इशारा कर रहे हो और आरू विराज को देखते हुए बोलती है, चलिए आप भी क्या याद रखेंगे सर कि हमने आपको दिया मौका। विराज एक गहरी सांस लेता है। तभी आरा सामने देख बोलती है, चलिए। ये कह वह विराज के हाथों में हाथ फंसा कर बोलती है, चलिए फूफा जी भैया और भाभी को आशीर्वाद दे दीजिए। ये बोल उसे खींचते हुए लेकर चली जाती है। वही प्रियांशु उसे जाते हुए देख शिवम से बोलता है, बिल्कुल डायन है डायन, देख रहा है इतनी जल्दी रंग बदलती है, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग ना बदले। ये सुन शिवम बोलता है, यार ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, पर देखना उस गिरगिट के बदले हम अब कोई भी एक कांड कर सकते हैं। तभी प्रियांशु बोलता है, कांड ही क्या, हम एक खून भी कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल कुछ नहीं करने वाला। तभी उसकी नजर अधिराज पर पड़ती है जो आरू को ही अपनी घूरती हुई नजरों से देखे जा रहा था। ये देख वह शिवम से बोलता है, उसका तो नहीं पता पर आरू का खून जरूर हो जाएगा यदि उसने एक और बार मेरे प्यारे राक्षस भाई को इग्नोर किया। ये बोल वह शिवम को धकेलते हुए सामने दिखाता है तो अधिराज जो हाथ बंधे आरू को ही घुरे जा रहा था। तभी अधिराज के पास एक शख्स पहुंचता है और अधिराज के कुछ दूरी पर ही खड़े विक्रम जी से बोलता है, हेलो सर, यह मेरी बेटी माहिरा आजकल हमारी कंपनी को यही संभाल रही है। ये सुनते ही माहिरा बड़ी ही प्यारी सी टोन में बोलती है, हेलो सर। विक्रम मुस्कुराते हुए हेलो बोलता है। तभी वह आदमी जिसका नाम शिव मूरत सिंघानिया था वह राधिका को देख बोलता है, हम आपके साथ पहले भी काम कर चुके हैं, पर कितना अच्छा होता कि हमारी बेटी और आपका बेटा दोनों मिलकर अगर अपनी नई आइडिया से कुछ काम करते हैं तो अलग ही मुकाम होता। मेरी बेटी को भी बेस्ट बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला है। वही अधिराज बोरियत से जाने को होता है कि राधिका उसे रोकती है। राधिका के बुलाने पर वह उनके पास जाता है तो शिव मूरत अपनी बेटी माहिरा को इशारा करता है। माहिरा जो देखने में ठीक ठाक थी, अच्छी खासी मेकअप से वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आई हुई थी तो माहिरा अपना हाथ आगे कर बोलती है, हेलो मिस्टर अधिराज। ये सुनते ही अधिराज राधिका को देखकर बोलता है, यदि कोई काम की बात होगा तभी मुझे बुलाया करिए, ऐसे फालतू का इंट्रोडक्शन के लिए मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। ये बोल वह वहां से जाने लगता है पर राधिका कुछ नहीं कहती और वह शिव मूरत को देख बोलती है, आपको तो पता ही है वह किस नेचर का है, दरअसल उसे सिर्फ काम का बात करना ज्यादा पसंद है। शिव मूरत खिसियानी हंसी हंसते रह जाता है पर माहिरा तो अधिराज को ही देखे जा रही थी।
कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। लगभग शाम हो चुके थे। सारे कार्यक्रम खत्म होने तक धीरे धीरे शाम हो चली थी। वही इस समय सिर्फ राजावत परिवार के लोग और सौम्या के घर के लोग, मधु और बाकी ग्रेवाल के घर के लोग ही थे। शिल्पा भी अमन अपने पति को लेकर जबरदस्ती यहाँ से जा चुकी थी, पर बाकी सभी इस समय शाम चाय पी रहे थे जो कि बरखा ने बनाया था। तभी ब्रजेश जी बोलते हैं आदित्य नहीं आया। तभी विक्रम जी बोलते हैं आदित्य इस समय लोनावाला वाली जगह पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वहीं पर गया हुआ है। ये सुन कोई कुछ नहीं बोलता। वही अधिराज चुपचाप वहां बैठा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। ये देख रचना घुरे जा रही थी और मन में बोलती है थोड़ी सी भी संस्कार नहीं है। तभी राधिका एक बार अधिराज को हिलाती है तो अधिराज बोलता है वॉशरूम किधर है। सुनते ही वह उसे ऊपर जाने को बोलता है तो अधिराज सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही वह एक नजर नीचे देखा है, सभी अपने बातों में लगे हुए थे तो वह दूसरी तरफ घूम जाता है जिधर आरू का कमरा था। तभी उसे बरखा आते हुए दिखती है तो बरखा डरकर एक साइड हो जाती है। ये देख अधिराज रोड में पूछता है आरू का कैमरा किधर है। ये सुन बरखा उसकी आवाज सुनकर ही डरते हुए बगल में ही रूम पर इशारा कर देती है और वहां से तुरंत भाग जाती है। वही अधिराज दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही सामने का नजारा देखता ही रह जाता है। वही आरू जो अपने में ही लगी थी वह बोलती है बरखा तू आ गई, अच्छा है मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। देखना उस खड़ूस वाहियात इंसान ने कैसी ड्रेस दी है, साला मुझे पूरा का पूरा बुरखा पहना दिया है। अब देख इसमें चैन इतनी नीचे तक पूरी ढकी हुई है कि मुझसे खुल नहीं रही है। अब तू ही इसे खोल। वही अधिराज आरू के मुंह से अपना अच्छा नामकरण सुन उसे घूरने लगता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपने कदम बढ़ाते हुए आरू के पास जाता है और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। एपिसोड 80 मिसेज राजावत, मुझे आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, प्यार में दर्द। अब आगे अधिराज वॉशरूम का कहकर आरू के कमरे की तरफ बरखा से पूछकर चला जाता है। वही वो उसके कमरे में जाता है तो आरू जो अपनी ड्रेस को उतार रही थी, या यूं कहा जाए उतारने की जदोजहद कोशिश कर रही थी, क्योंकि ड्रेस पूरी पैक होने की वजह से उसके चैन पर हाथ नहीं जा रहा था कि वह पीछे से चैन को खोल सके। दरवाजा फिर से खोलने की आवाज सुन वह तुरंत बोलती है बरखा अच्छा हुआ कि तू आ गई, देखा न जाने कैसे उस राक्षस और वाहियात इंसान ने ये ड्रेस दी। साला ऐसा भी पैक ड्रेस कौन देता है, इतना भी क्या पैक, प्लीज मेरे खोलने में मदद कर दे। ये बोल वह फिर से खोलने की कोशिश करने लगती है। वही अधिराज अपना अच्छा खासा नामकरण सुन आरू को घूरने लगता है, पर फिर कुछ सोच उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह उसके पीछे जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखता है तो आरू एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ को नीचे कर देती है। उसका हाथ फट रहा था पीछे कर चैन खोलने में, पर पीठ पर उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है तो वह बरखा से बोलती है बरखा तेरे हाथ कब से इतनी ज्यादा टाइट हो गया, क्या माने तुझे इतना ज्यादा काम करवा दिया कि एक ही दिन तेरे हाथ इतनी ज्यादा मुझे भारी लग रहे हैं। तभी उसे अपने चैन खोलने की पूरी आवाज सुनाई देती है। चैन पूरे पीठ से लेकर पूरे कमर तक थी। चेन के नीचे होते हैं उसकी दोनों बाजू उसके कंधे से गिर जाती है। आरू को ऐसा लग रहा था वो उसमें एकदम बंधी पड़ी थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोलती है देखना इस ड्रेस को मैं पूरे कतर कतर कर अपना न्यू लुक दूंगी। ये बोल जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसकी सांसें अटक जाती है। अधिराज पीछे खड़ा था और आरू के घूमने से दोनों बेहद करीब थे और अधिराज उसे सिर्फ देख नहीं रहा था, घूर भी रहा था, क्योंकि कब से इस पिद्दी सी लड़की से अपने अच्छे अच्छे नाम सुन रहा था। तभी आरू मिमियाते हुए वह आप मेरे कमरे में, ये सुन अधिराज बोलता है क्यों मैं नहीं आ सकता। ये सुनते ही आरू बोलती है आप कमरे में आने में, आप इतने बड़े आदमी, हमारे घर शोभा नहीं देता। ये बोल वह वहां से निकलने को होती है कि अधिराज अपने हाथ आगे कर देता है। आरू का मुंह रोने जैसा बन जाता है। ये देख अधिराज उसे घूर कर देख उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलता है तो तुमने कहा कि मैं राक्षस हूँ। ये सुन आरू अपना चेहरा बड़ा सा नामे हिलाती है और हर एक कदम पीछे करती है। तो अधिराज अपनी जेब में हाथ डालते हुए उसकी तरफ देख घूरते हुए बोलता है मैं वाहियात इंसान। ये सुन आरू की तो आंखें बड़ी हो जाती है और मन में बोलती है ले आरू अपने बदबोलेपन से तेरी लग गई वोट। तभी अधिराज बोलता है और तुम इस कपड़े का कटकर अपने हिसाब से काम करोगी। ये सुनते ही आरू अपने डर को छुपाते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है वह क्या है ना, मेरा फैशन डिजाइनर में कुछ ज्यादा ही मन लगता है और मैं अपने कपड़े को अपने हिसाब से कटिंग करके पहनती हूँ। ये सुनते ही अधिराज बोलता है वह तो मुझे पता है कि तुम कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हो, पर क्या तुम्हें पता है कि जिस कपड़े को काटने की तुम बात कर रही हो उसकी कीमत क्या है। ये सुनते ही आरू मुंह बनाते हुए क्या 2000 की होगी। यह सुनते ही अधिराज घुरते हुए उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। आरू जो दीवार से जा लगी थी उसकी मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसकी खुली पीठ दीवार से जा लगती है जिससे उसे एक ठंडक से एहसास होता है। यह महसूस होते ही वह एक बार खुद को देखती है और फिर सामने खड़े अधिराज को, जिसकी नजर उसके इस समय बॉडी पर ही थी। ये देख आरू जो न जाने खुद को कितना बोल्ड समझती थी वह अपने हाथ झटके से अपने कंधे पर रख देती है और दीवार से जा लग अपना सिर नीचे कर लेती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक न दिखने वाली स्माइल आ जाती है। वह उसके बेहद करीब जा दीवार पर अपने हाथ रख वह अपने एक उंगली से आरू का चेहरा ऊपर करता है जो आंखें बंद की हुई खड़ी थी। अधिराज उसे बेहद धीमी और सेडेक्टिव टोन में बोलता है ओपन योर आईज। ये सुनते ही आरू धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी नजर अधिराज की आंखों से जा टकराती है। अधिराज की आंखों में जो एक समय उसने इतना गुस्सा दिखाई देता था आज उसे बेहद नरमी खुद के लिए एक अलग ही फील होता था। कभी कभी तो उसे बिलीव नहीं होता था कि यह वही इंसान है। उसे ऐसा लगता था जैसे ये कोई दो इंसान है जो एक ही जैसे चेहरे में है, पर दो अलग किरदार के लोग हैं, पर उसे अपने इस किरदार वाले इंसान से बेहद लगाव हो चुका था। तभी अधिराज उसके गालों पर हाथ रख उससे बोलता है यू लुकिंग सो प्रिटी। ये सुनते ही आरू के दिल में हजारों तितलियां उड़ने लगती है और वो कुछ बोलने को होती है कि अधिराज उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करा देता है और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोलता है कपड़े चेंज करो और मेरे साथ चलो। ये सुनते ही आरू मासूमियत से बोलती है कैसे चेंज करूं। अधिराज उसे घुरता है तो आरू बोलती है हमारे यहाँ चेंजिंग रूम नहीं है, यही रूम है। ये सुनते ही अधिराज उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोलता है तुम्हारे सामने तुम्हारा पति खड़ा है, कोई गैर इंसान नहीं। ये सुनते ही आरू ब्लश करने लगती है तो वही अधिराज जाकर बैग पर बैठ जाता है। तभी आरू अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। ये देख अधिराज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह अपने मोबाइल में कुछ काम करने लगता है। तभी उसे फिर से आरू की आवाज आती है सुनिए ना। ये सुनते ही अधिराज सामने देखता है तो आरू अपना चेहरा निकाल बोलती है प्लीज बरखा को बुला दीजिए। ये सुनते ही अधिराज उसे घूरकर देखता है और जाकर झटके से वॉशरूम का दरवाजा खोल अंदर चला जाता है और कुछ बोलने को होती है कि अधिराज कब तक अंदर जा चुका था। वह समझ जाता है कि आरू की क्या प्रॉब्लम है। आरू से ड्रेस नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि ड्रेस को पहनने में बरखा ने ही मदद की थी। ये देख अधिराज आरू के पीछे जाता है और उसकी ड्रेस निकालने में मदद करने लगता है। आरू को काफी अजीब सा लगता है, पर वह कुछ बोल नहीं पाती। उसे अपने पीठ पर अधिराज के हाथ फील हो रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल सी महसूस होने लगी। अधिराज जो अपने काम में लगा था पर वही आरू की आंखें बंद हो चुकी थी। तभी अधिराज जैसे ही आरू की ड्रेस को पूरा नीचे करता है वैसे ही आरू पीछे घूमकर उसके गले लग जाती है। उसके ऐसे करने से अधिराज एक कदम पीछे हो जाता है और वह नीचे देखता है आरू उसके सीने से लगी होती है। वही तो भूल गया था कि वह आरू के प्रति तो एक पल के लिए बहकने से रोक सकता है, पर आरू उसके छुबन से खुद को महसूस करने से रोक नहीं पाती थी। ये देख अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी अधिराज बोलता है मिसेज राजावत आपकी नियत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं तो आपके सिर्फ हेल्प कर रहा था, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये बोल जाने को होता है पर आरू उसे नहीं जाने देती और उसके सीने से ही लगी रह जाती है। ये देख अधिराज उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसके गालों को चूम लेता है। क्योंकि वह खुद को कैसे कंट्रोल किया था वही जानता था। आरू इस समय सिर्फ इनरवियर के कपड़ों में थी। बाहर से वॉशरूम खटखटाने की आवाज आती है। अरे ओ मैडम कितना टाइम लगाओगी, वैसे तुम्हारे पतिदेव जी इधर आ रहे थे, लगता है कि चले गए। यार क्या मैं बताऊं, उनकी आंखों को देखकर ना इतना डर लगता है जैसे लगता है सीधे निकल जाएंगे। अब तू निकल नीचे आ, तुझे मां बुला रही है।
बरखा की आवाज सुन आरू अपने होश में आती है और खुद को अधिराज से दूर कर लेती है और ऊपर से ही एक लॉन्ग शर्ट जो उसने लाई थी उसे डाल लेती है और फिर धीरे से ड्रेस को नीचे खिसका लेती है। वही बरखा का उसके पति के बारे में बड़बड़ाई जा रही थी तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। वह कुछ कहने को होती है कि अपने मुंह पर अपने हाथ रख लेती है क्योंकि सामने अधिराज को देखा और चुपचाप साइड खिसक जाती है। अधिराज उसे एक नजर घूरकर वहां से निकल जाता है। वही कमरे में सिर्फ वही नहीं, इस समय सभी उसके चिलगुजे दोस्त थे। साथ में सौम्या भी अब तक आ चुकी थी क्योंकि रचना जी ने उसने के कमरे में जाने को बोला था। वही आरू ने शर्ट के नीचे लोवर पहनकर बाहर आती है तो सभी उसे ऊपर से नीचे घूरते हैं। वही श्रुति जाकर उसके चारों तरफ घूमकर उसे देख रही थी जैसे कुछ चेक करना चाहती हो। ये देख आरू चिढ़ते हुए बोलती है, क्या है? ये सुनते ही श्रुति बोलती है, यार हमने सुना है प्यार में बड़ा दर्द होता है तो बस इस दर्द को खोजने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनते ही बरखा उसे घूरते हुए बोलती है, तुझे बड़ा पता है प्यार में दर्द होता है, क्यों तूने इस दर्द को सहा है क्या? ये सुनते ही श्रुति बड़े ही कातिलाना शायराना अंदाज में बोलती है, हम तो न जाने कब से नजरें का गड़ाए हैं। साला कम वक्त वही है जो मुझे देखता ही नहीं, बस एक बार उसकी नजरें मुझ पर ठहरे, हम उसके प्यार में दर्द क्या खुद को ही उसके आगे निछावर कर देंगे। तभी प्रियांशु उसे देख बोलता है, वाह वाह वाह। सभी हंसने लगते हैं। तभी शिवम बोलता है, वैसे आरू तुझे अपने पति से बच के रहना चाहिए, वह क्या है ना तुझे प्रिंसिपल सर के साथ देखकर बड़ी ही खूनी नजरों से देख रहा था। ये सुनते ही आरू की आंखें बड़ी हो जाती है पर फिर उन सभी को गुस्से में देखते हुए बोलती है, कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोग एक बच्ची से फालतू बातें करके उसे बिगाड़ रहे हो। ये सुनते ही प्रीता बोलती है, अच्छा आपको हम बिगाड़ रहे हैं जो खुद इतना बिगड़ा हुआ है। ये सुन आरू बरखा से बोलती है, चल माँ ने बुलाया ना, इन कमबख्तों को यही रहने दो। ये बोल वह बरखा को खींचते हुए बाहर निकल जाती है। तभी श्रुति बोलती है, जा कब तक भागेगी, अभी तो तुझे हमारा सामना करना ही पड़ेगा। आरू को उन सभी की बातों पर अंदर ही अंदर शर्म सी आ रही थी पर वह अपने आदत अनुसार उन सभी को ये दिखाना नहीं चाहती थी। टू बी कंटिन्यूड। धन्यवाद।